जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आगामी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है और जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने इसकी जो पहला पार्ट था उसमें बताया था, सेकंड पार्ट था उसमें बताया था। अब इस पार्ट से हम कर रहे हैं अपने सेशन की शुरुआत। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो है, देखो ये है हमारा सिलेबस। और इस सिलेबस के अंदर पहला ही टॉपिक है परिमेय एवं परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो हम पहले इन संख्याओं तक पहुंचने के लिए हम अपनी संख्याओं की क्या कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो इस क्लासेस का नाम, यानी इस जो पार्ट रहेगा, इस पार्ट का नाम रहेगा अपनी संख्याओं की जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी संख्याओं की जानकारी में सबसे पहले क्या आता है, ये पूरा सिलेबस है। और हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आता है अंक, कि अंक क्या 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 होते हैं। तो अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या? डिजिट। ठीक है। अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अंकों से मिलकर के किन का निर्माण निर्माण होता है? नंबर्स का, जिसे बोलते हैं संख्याएं, जैसे 10, 11, 28, 29, 408 एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं होती हैं। इसके बाद आते हैं कि ये जीरो है वो कौन सा अंक है। तो जीरो एक असार्थक अंक है, यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और ये एक से लेकर के जो सारे बच गए ना 9 तक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट, यानी सार्थक अंक। ठीक है। इसके बाद आते हैं संख्याओं के प्रकार। देखिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि ये संख्याओं के ये प्रकार होते हैं। इसके बाद हम प्रत्येक जो, जैसे पूर्ण संख्या हो गया, तो पूर्ण संख्याओं पर पूरी के पूरा एक लेक्चर देखेंगे। तो उसके अंदर जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनके कौन कौन से नियमों का पालन करती हैं। पूर्ण संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग, और पूर्ण संख्याओं के अनुप्रयोग, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो देखिए, ये इसमें लिखा है सम संख्या। पहला पार्ट है, क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। जैसे देखो 168, कितना? 168। इसमें इकाई का अंक कितना है? 8। तो ये क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। जैसे देखो, जैसे 6, 3। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। तो ये क्या हो गई? एक विषम संख्या हो गई। कौन सी क्या हो गई? विषम संख्या। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, फिर आती है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो लगातार चलती हैं, कंटिन्यू चलती है। जैसे देखो 6, 7, 8 कंटिन्यू चल रही है। 101, 102, 103, 104, ये सारी की सारी क्या है? कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये क्या हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है। इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें एक को छोड़ करके, किसको? एक को छोड़ करके अन्य समस्त संख्याओं, अन्य समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य है और एक न ही अभाज्य है। यानी एक को छोड़ करके वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 23, 29, ये सारी की सारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखो 2 में किसका भाग जा रहा है? या तो आप इस 2 में देखो, 2 में किसका भाग जा रहा है? इस 2 में देखो, 2 में या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 2 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार देखो 5 में देखो, तो 5 में या तो 1 का भाग जा रहा है या फिर 5 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार और देखो अन्य, जैसे 31 देखो आप, तो 31 में या तो 1 का भाग जा रहा है या 31 का भाग जा रहा है, अन्य किसी भी संख्या का भाग है वो नहीं जा रहा है। तो इसलिए 31 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। देखो एग्ज़ाम में प्रश्न क्या आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। प्रश्न आएगा एक भाज्य है या अभाज्य है, तो एक ना ही तो क्या है? भाज्य है, और एक ना ही क्या है? अभाज्य है। इसका सेकंड पार्ट आता है भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाता है। जैसे देखो, मैंने लिया था एक की तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि एक न तो भाज्य है और एक न ही अभाज्य है। फिर आता है 2, तो 2 में 1 और 2 को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। फिर देखो 3, तो 3 में भी 1 और 3 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग है वो नहीं जाता है, इसलिए 3 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। फिर देखो 4, अब 4 में देखो 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य 2 का भाग जा रहा है ना, तो इसलिए ये 4 क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो इसलिए देखो 4, 6 में भी देखो, 8 में देखो, 9 में देखो, 10 में देखो, सभी में भाग जा रहा है अन्य किसी भी संख्या का। या फिर इसको ऐसे याद रख लो कि भाज्य संख्या में तो 2 से अधिक संख्या का भाग जाएगा, और अभाज्य संख्या में केवल 2 ही संख्या का भाग जाएगा। 2 कौन कौन सी होगी? एक तो एक, और एक वो स्वयं। ठीक है। इसके बाद देखो, ये आ गए फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या हैं? कि 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, मैंने बताया था ना, आपको याद रखना है। एक न तो भाज्य है और एक न ही अभाज्य, ये भी आपको याद रखना है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो 4 ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, कि 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से लेकर के 25 तक कुल कितनी हैं? 9। 1 से लेकर के 50 तक कितनी हैं? 15। 1 से लेकर के 75 तक कितनी हैं? 21। और 1 से लेकर के 100 तक कितनी हैं? 25। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है? 997। ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? आप बोलोगे सर जी 25। ठीक है। अब पूछेगा 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं? आपके दिमाग में क्या आएगा? 100 में से 25 घटाई 75, और 75 ही क्या हो जाएगा? गलत। 75 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक तो 25 तो अभाज्य हो गई। ठीक है। इसमें एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो एक को घटाना पड़ेगा ना, तो फिर भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 74 हो जाएंगी, 74। ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि छोटी संख्या का तो हमें पता चल जाता है, जैसे 31 हुई, 37 हुई, 41 हुई, 43 हुई, 47 हुई, लेकिन बड़ी संख्या जैसे 349 आ गया, तो इसका पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 349 देखेंगे कि किसकी वर्ग के नज़दीक आ रहा है। ठीक है। जैसे देखो 19 का वर्ग होता है 361। ठीक है। और 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो हमें इससे ठीक बड़ा लेना है, ठीक बड़ा लेना है। जैसे देखो 349 से ठीक बड़ा 361 है ना, तो फिर 19 आ गया। अब 19 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 19 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। जैसे 19 से छोटी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सारी की सारी लिखेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर देखो इसमें 349 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग दे के देखो, 2 का भाग दे के देखो, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 3 का दे के देखो, 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 का वैसे ही नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा। तो ऐसे क्या होगा? इनमें से जो छोटी संख्या है ना, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनका किसी भी संख्या में भाग है वो नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार देखो आप 881 का देखो, 881 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 29 की स्क्वायर तो होती है 841, और 30 की स्क्वायर कितनी होती है? 900। तो हम क्या करेंगे?
30 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, किससे? 30 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। प्रत्येक का भाग देके देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 किसी का भी भाग है वो नहीं जाएगा। तो ये क्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आता है कि बताओ भाई 101 बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये आपको बताना है कि 101 में ट्राई करोगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 13 का, फिर 17 का, ऐसे आपको भाग दे के देखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि बताओ 93 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ऐसे बड़ी सारे नंबर आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि इसमें 1 का भाग जा रहा है, फिर देखो 2 का नहीं जा रहा, लेकिन 3 का चला जाएगा, 31 या 93, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, कि वास्तविक मान क्या होते हैं और इनके स्थानीय मान क्या होते हैं। वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू उसे कहेंगे जो कभी नहीं बदलता हो। ठीक है, जैसे 746 है, तो 746 में 7 का जो स्थान है वो कभी नहीं बदलेगा, कि 7 का मान क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। ठीक है, 4 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 4। 6 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 6। वास्तविक मान का मतलब क्या हो गया? जो पूछे ना उसका वही होगा। जैसे इसमें देखो 8475 है, तो इसमें 4 का स्थानीय मान वास्तविक मान कितना होगा? 4 होगा। 8 का कितना होगा? 8। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता है। देखिए यह है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होती है? प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू में देखो, जैसे ये इकाई का अंक है 6, तो ये 6 हो गया। दहाई का अंक होगा ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, यानी इस 4 का कितना हो गया? 40। फिर देखो 7 सैकड़ा का अंक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 700। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 6 का पूछें तो 6, फिर देखो 4 का पूछे ना, तो 4 के बाद में कितने अंक है? एक ही अंक है ना 4 के बाद, तो इसके आगे 1 ज़ीरो लगा दो। फिर देखो 7 का पूछेगा, तो 7 के बाद कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो कितने ज़ीरो लगा दो? 2 ज़ीरो लगा दो। तो ये इनका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। मैंने इस सारणी में आपको ये बताया है कि दोनों के स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या है। जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो अंक हो गए 2, 4, 6, 8। अब देखो इस 2 का वास्तविक मान कितना होगा? 2। 4 का वास्तविक मान कितना होगा? 4। 6 का वास्तविक मान कितना होगा? 6। 8 का वास्तविक मान कितना होगा? 8। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता। देखो मैंने स्थानीय मान में क्या बताई थी? 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 के बाद कितने अंक है? कोई अंक नहीं है ना, तो इसके बाद कोई ज़ीरो नहीं आएगा। फिर देखो 6 के बाद में कितने अंक है? एक अंक है ना, तो इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60। इसी बाद में देखो 4 है, 4 के बाद में कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो 4 के बाद में 2 ज़ीरो लगा दो। फिर देखो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 के बाद में कितने ज़ीरो हैं? कितने अंक है? 3 अंक हैं, तो इसके बाद में 3 ज़ीरो लगा दो। ठीक है, इसके बाद आता है विस्तारित रूप लिखना। अब ये विस्तारित रूप है ना, बिल्कुल आसान है। जैसे अपने स्थानीय मान लिखा है ना, वैसे ही इनका विस्तारित रूप लिखना है। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा दशमलव संख्याओं से। तो जब मैं दशमलव संख्याओं का टॉपिक करवाऊँगा ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भी विस्तारित रूप ये होता है, तो वहाँ पर इसको करना आसान होगा। ठीक है, तो विस्तारित रूप देखो, जैसे 468 है, तो सबसे पहले 4 लिखोगे, फिर 4 के बाद में कितने अंक है? 2 अंक, 2 ज़ीरो। फिर 6 लिखोगे, 6 के बाद में 1 अंक है, 1 ज़ीरो। फिर 8 के बाद में कोई अंक नहीं, तो 8। ठीक है, ये एक रूप से मूल रूप से तोड़ना ही है इनको। 508 है तो 500, फिर जीरो, तो जीरो का कुछ नहीं है, 8। फिर 4007 है, तो पहले का 4000, और फिर देखो जीरो को नहीं लिखते हैं, तो बाद में डायरेक्ट कितना आ गया? 7। और इसी प्रकार से देखो अगर इनका स्थानीय मान लिखा हुआ हो, विस्तारित रूप लिखा हुआ हो, तो संख्याओं का निर्माण कैसे करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे 6000 है, तो पहले देखो शुरू में 4 अंक है ना, तो 4 स्थान बनाते हैं ऐसे। फिर पहला अंक, फिर 3 है तो 3, फिर 2 वाला कोई नहीं है ना, भी 2 पर दाई का भी तो अंक आना चाहिए, दाई का कोई नहीं है, इसलिए वहाँ पर 0 रख देंगे। और ये 3, ये डायरेक्ट एक जोड़ ही आप जोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ये टॉपिक। इसके बाद हम जो मेन टॉपिक है वो करते हैं
हमारी संख्याओं की जानकारी। तो यह है टॉपिक अपना, अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारी जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारा लेंथी तरीके से लिखा हुआ है। मैंने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पूछा गया है। और मैं आपको यही क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 30 के 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिलने वाले हैं। चाहे आप साइंस की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे मैथ की। तो आप इस बात की ध्यान रखिएगा कि यदि आप सीटेट या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में जान लिया कि संख्याएं क्या होती है, संख्याओं के किसे कहते हैं, ये आपको पता भी है नॉर्मली। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना 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 किन में की जाती है, या तो जो सबसे छोटा है और या जो सबसे बड़ा है। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। 92 सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। आप इसमें भी आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। बताओ, बता सकते हो ना, ठीक है। अब देखिए ये है प्रयास कीजिए। अब आपको प्रयास क्या करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछा जाएगा कि दिए गए अंकों में 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाइए। तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, इसे ऐसे देखो, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन का ट्रेंड आना बंद हो गया कि आरोही क्रम क्या होते हैं और अवरोही क्रम क्या होते हैं। फिर भी यदि आ जाए, देखो ये संख्याओं डायरेक्ट ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी, संख्याएं आएंगी आपकी 0.01, 0.05, 0.10। अब बताओ इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, इनका आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो मैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन कोई नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वे क्वेश्चन बनाए गए होते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए मैथ में बहुत सारे होते हैं, मैं कैसे भी क्वेश्चन को बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे संख्याएं और लिख दूँगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसे देखो आरोही क्रम, आरोही क्रम का दूसरा नाम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ेगा कब, सबसे पहले क्या आएगा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। याद कैसे रखेंगे, देखो आरोही में 3 नाम हैं और अवरोही में 4 नाम हैं। आरोही छोटा है ना अवरोही से, तो आरोही में सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। और अवरोही सबसे बड़ा है, अवरोही बड़ा नाम है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस के तौर पर इनको कर भी सकते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। देखो इसको आरोही क्रम में करना है तो सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा कौन, 571, फिर 847, फिर 8320, फिर 9754। ये आप प्रैक्टिस के तौर पर आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस है ना वो करवाता रहूँगा, तो इसमें वो नहीं है कि आपको प्रैक्टिस से अलग से क्या करना पड़ेगा। और वैसे मैं क्वेश्चनों की जो सीरीज़ होगी ना वो अलग से चलाऊंगा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टोटल सीरीज़ है वो अलग से करवा दूंगा मैं। आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, चैप्टर को समझिए कि मतलब संख्याएं है क्या क्या, वो उस चैप्टर को समझिए, ठीक है। तो देखिए आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण, अंकों के स्थानांतरण से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसे देखो कोई संख्या है, जैसे देखो 182, मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, 182, ठीक है। अब यदि मैं 8 को इधर स्थानांतरण कर दूं और 1 को इधर स्थानांतरण कर दूं तो बताओ बड़ी संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, 8, 1, 2, ठीक है। यदि हमें 182 में अंकों का स्थानांतरण करके और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को इधर स्थानांतरण करेंगे, फिर 2 का इधर स्थानांतरण करेंगे और फिर 1 का इधर स्थानांतरण करेंगे, ठीक है। यही सिर्फ स्थानांतरण है। और इन्हीं स्थानांतरणों से हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। जैसे देखो मैंने 182 का क्या बनाया था, अभी 182 था ना ये, और दोबारा देखो इसको, ये था 182
और मैंने क्या किया था, अंकों का स्थानांतरण किया था। सबसे पहले 8 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या। और यदि मैं इस 2 को इधर स्थानांतरण कर दूँ, 2 और 8, तो ये क्या बन जाएगी, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, यह हो गया अंकों का स्थानांतरण, सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या बनाना। ठीक है, ऐसे देखो, ये पहले था 7 9 5, और इसमें पहली और तीसरी टाइलों को परस्पर बदलने पर, यानी पहली और तीसरी को बदल दिया, इन दोनों को आपस में बदल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 597। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आते हैं, उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, ये संख्याओं का प्रसारित रूप मैंने बताया था पहले ही। संख्याओं के अंदर अल्प विरामों का उपयोग, हमें पता है कि पहले तो जो सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगता है, फिर 2 को छोड़ करके, फिर 2 2 छोड़ करके सभी में लगता है, तो ये इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ये भारतीय पद्धति के अंक हैं इनको। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखते हैं, मिलियन में लिखते हैं, फिर बिलियन में लिखते हैं। ठीक है, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये मात्रक हैं, जैसे 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब ये ना आपको काम कहाँ आएंगी, ये कि आप बोल देते हो, तो ये जब आप क्षेत्रफल याद करोगे, जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक होगा ना, उसको करोगे ना, तो उसमें ये सारे के सारे काम आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, मैंने जब मैथ का इंट्रोडक्शन करवाया था ना, तब मैंने बताया था कि जिस प्रकार हिंदी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, उनको आप अलग अलग रूप में लिख सकते हो, उसी प्रकार गणित भी एक भाषा है जिसमें आप एक को ऐसे लिख सकते हो, ये तो हो गई इंग्लिश पद्धति, ये हो गई भारतीय पद्धति, इस एक को ऐसे लिखना, और ये जो रोमन संख्या है ना, रोमन पद्धति है, इसमें एक को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या एक के ऊपर ऐसी बिंदी लगा करके एक, ऐसे बिंदी लगा करके 2, ऐसे 3 बिंदी लगा करके 3, ऐसे बना के 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। ठीक है, तो ये रोमन पद्धति, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो, जैसे आपने घड़ी के अंदर देखा होगा, घड़ी के अंदर ऐसे ही अंक लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5। अभी जो डिजिटल घड़ी आ गई है उसमें तो नहीं है, लेकिन जो पुराने टाइम की घड़ी है उनमें रोमन पद्धतियों में ही लिखा जाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, मेन जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें लिखा आएगा कि आप 52 को कैसे लिख सकते हो, बताओ 52 को। ठीक है, अब फिर सोचोगे कि एग्ज़ाम में तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, लेकिन आपने वो पढ़ा ही नहीं है, और ये सारी की सारी चीज़ें वो एनसीईआरटी के अंदर है, तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर। ये तो हो गई 1 तक, फिर 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, 50 को एल से लिखते हैं, 100 को सी से लिखते हैं, 500 को डी से लिखते हैं, एम को 1000 से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं कि 50 60 70 90 इनको कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो 90 को एक्स सी से लिखते हैं। ठीक है, यानी सी का मतलब 100, और इसके पहले लग गया ना ये 10, सी का मतलब तो 100 ही हो गया, और इसके पहले लग गया ना, इसका मतलब ये इसमें से घटेगा, तो ये बन जाएगा 90। इसी प्रकार देखो, यदि हमें 40 लिखना हो, क्या लिखना हो 40, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे, 50 को किस से लिखते हैं, एल से, और फिर हमें 10 कम करने हैं, तो ये एक्सल बन जाएगा, तो एक्सल क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं। बताओ, अब देखो एग्ज़ाम में आ गया कि 69 है, इसको किस में लिखो, रोमन संख्या में लिखो, तो रोमन संख्या में लिखते कैसे हैं, इस 69 को तोड़ेंगे किस में, 60 + 9 में। अब 60 को क्या लिख सकते हैं, 50 + में 10। अब हमें 50 का पता है कि 50 को एल से लिखते हैं, फिर 10 जोड़ने हैं, 10 जोड़ दिया, फिर हमें 9 का पता है, इसको आई एक्स से लिखते हैं, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 98 को लिखा हुआ है, 98 को, कि सबसे पहले 90 लिखेंगे, फिर 8, फिर 90 को लिख सकते हैं एक्स सी से, मैंने बताया था ना, और फिर 8 को ऐसे, तो ऐसे ही मेन एग्ज़ाम में आते हैं। अब रोमन पद्धति में बताइए 73 को कैसे लिखेंगे, 92 को कैसे लिखेंगे, ये आपको सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपने कैसे क्या लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने यही चर्चा की है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या वही होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। जैसे देखो, बताओ भाई 62 और 321,
बताओ इसमें अंक ज़्यादा है या इसमें अंक ज़्यादा है? इसमें अंक ज़्यादा है ना, तो ये ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 नहीं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ा 9। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 नहीं 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को तो कितनी 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 सॉरी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में संख्याओं के बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी वो पढ़ ली। अब कल क्या करेंगे, कल जो हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन सी होती हैं। फिर हमारा टॉपिक आएगा कौन सी, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हम इस प्रकार इसको करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी सीरीज़ है वो चला दी जाएगी। 1 से लेकर के 20 तक लगभग 200 से 250 आपको प्रश्न है वो करवा दिए जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन होंगे या टॉपिक वाइज होंगे, वो देखेंगे, करवा दिए जाएंगे। तो यदि आपको फ्री क्लासेस करना है तो आप ज्वाइन कीजिए एक्सपर्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। और यदि PDF और नोट्स और अन्य क्लास से इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक्सपर्ट एग्जाम नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, आप उसके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, चाहे KVS का हो, चाहे CTET का हो, चाहे रीट 3rd ग्रेड का हो, बहुत फ़ायदा होगा। क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से रखी जा रही हैं, आप इनको स्किप करके भी देख सकते हैं, 10-10 सेकंड आगे करके भी देख सकते हैं यदि आपको ये टॉपिक आता है तो। ये पहली क्लास थी इसलिए आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा थोड़ा टाइम पास ही चल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे रोमन संख्याओं के बारे में पता करना। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन थे 73 और 98 वाला वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि उनके उत्तर क्या होंगे। और कल हम करेंगे पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आने वाले जो मतलब क्लासेस होंगी ना, उनके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट मिलेंगे। इसके अलावा अलग से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।